हेलो गाइस, T1 टीचिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है ना, इसका दो खूबी है। आज का जो वीडियो है उसके दो खूबी है। पहला कि आज का जो टॉपिक है ना, उसको मैं इतने सरल तरीके से बताने वाला हूँ, इतने सरल तरीके से कि किसी भी बंदा को बड़े आसानी से याद हो सकता है। दूसरी जो बात है आज की वीडियो की, दूसरी जो खूबी है वो ये है कि मैं छोटे छोटे जो भी चीज़ बताऊँगा ना, उसके छोटे छोटे डिफिनेशन भी मैं लिख दूँगा, जिससे आप चाहे उसका PDF बनाना चाहें या फिर नोट्स बनाना चाहें, वो भी बड़े आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र दो शब्द से बना है। पाचन तंत्र कितने शब्द से बना है? दो शब्द से। दो शब्द से। कौन कौन? एक है पाचन, ठीक है, एक है पाचन और दूसरा है तंत्र। एक है पाचन और दूसरा है तंत्र। पाचन का अर्थ पहले समझ लेते हैं। पाचन का अर्थ क्या है? पाचन का अर्थ यह है कि किसी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बनाना। गाइस ध्यान नहीं दिए, मैंने क्या बताया कि पाचन का अर्थ है कि किसी भी जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बनाना। आपने एक बड़ा पत्थर देखा होगा। जब बड़ा पत्थर को आप देखते हैं ना, तो उसको काम में लाने के लिए ना, उसको काम में लाने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोग क्या करते हैं? बांट देते हैं। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। इसी को कहते हैं सरलतम रूप में लाना। इसी को क्या कहते हैं? सरलतम रूप में लाना। तो पाचन का भी जो मेन काम है वो ये है कि किसी भी जटिल पदार्थ को सरलतम रूप में लाना, इसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। अब तंत्र को भी समझ लेते हैं। तंत्र का जैसे अर्थ आपने सुना कि तंत्र को हम लोग सिस्टम भी कहते हैं। चलिए, सिस्टम किसे कहते हैं? जैसे एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को भी हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। क्यों कहते हैं सिस्टम? क्योंकि कंप्यूटर में कोई एक पार्ट नहीं होता है, बल्कि उसमें कई पार्ट जुड़े होते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, CPU, UPS, मॉनिटर, कई तरह के पार्ट्स इसमें जुड़े होते हैं भाई, कई तरह के पार्ट्स जुड़े होते हैं। और जब एक साथ ये पार्ट्स मिलकर काम करते हैं ना, तो इसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। ध्यान नहीं दिए, इसी को क्या कहते हैं? सिस्टम कहते हैं। और उसी का हिंदी क्या है? तंत्र है। उसी का हिंदी क्या है? तंत्र है। तो इस तरह से दो शब्द से बना है पाचन तंत्र। दो शब्द से बना है। एक पाचन, जिसका अर्थ है कि जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में बदलना, और दूसरा है तंत्र यानी कि सिस्टम, जो कि कई चीज जब मिलकर एक साथ काम करता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। कई चीज जब मिलकर एक साथ काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। इसका मतलब यह है कि पाचन तंत्र किसी शरीर के एक भाग द्वारा इसकी जो प्रक्रिया है वो पूरा नहीं होता है, बल्कि पाचन तंत्र में कई शरीर के जो भाग हैं, अंग है, जुड़े होते हैं, और कई अंग जुड़कर ये पाचन तंत्र की पूरी प्रक्रिया को करते हैं। कोशिश किया है कि पाचन का जो परिभाषा है वो क्या है कि जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। क्या लिखा है मैंने? जटिल पदार्थ का सरल पदार्थ में बदलने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। और तंत्र का अर्थ यहाँ पे क्या लिखा है मैंने कि कई चीजों का एक साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया को तंत्र यानी कि सिस्टम कहते हैं। कई चीजों का एक साथ मिलकर काम करने की प्रक्रिया को तंत्र यानी कि सिस्टम कहते हैं। आइए, मैंने क्या बताया था कि पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट है ना जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास करके चाहे जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे मैट्रिक का हो, इंटर का हो, या कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, उन सभी एग्ज़ाम में ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े महत्वपूर्ण है। उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये छोटे छोटे पॉइंट्स बड़े ही इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो है वो ये है कि पहले पॉइंट में जो मैंने कहा कि पाचन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है। जी हाँ, पाचन एक रासायनिक प्रक्रिया है। याद रखेंगे, पाचन किस प्रकार की प्रक्रिया है? एक रासायनिक प्रक्रिया है। इससे पहले मैंने बताया था कि प्रक्रिया जो है वो दो तरह के खास करके प्रक्रिया होती है। एक है रासायनिक प्रक्रिया और एक है भौतिक प्रक्रिया। भौतिक प्रक्रिया किसे कहते हैं कि जब कोई भी चीज या दो से अधिक
चीज़ों के मिलने से जब एक नया चीज़ बनता है ना, और उस नया चीज़ को फिर से बदल के अगर पहले रूप में ला सकते हैं, तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। आपने ध्यान से नहीं सुना, फिर से सुने कि जब कोई भी चीज़ बदल कर एक नया चीज़ बनता है और उस नया चीज़ को फिर से पहले रूप में अगर ला सकते हैं, तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने उदाहरण दिया था, जैसे कागज से कागज का नाव बनाना, जैसे कागज से कागज का नाव बनाना। जब कागज से कागज का नाव बनाते हैं तो उस नाव को फिर से आप कागज के रूप में ला सकते हैं। तो ये क्या है? भौतिक परिवर्तन है। जबकि हमने बताया था कि रासायनिक परिवर्तन क्या है कि जब दो या दो से अधिक चीज़ों के मिलने से एक नया चीज़ बनता है, या किसी चीज़ के बदलने से, किसी चीज़ के मिलकर, या ऐसे भी कोई भी चीज़ जब बदल कर एक नया चीज़ बनता है और उस नया चीज़ को फिर से पहले रूप में अगर नहीं ला सकते हैं, तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। और इसका मैंने उदाहरण दिया था, जैसे दूध से दही बनना, जैसे दूध से दही बनना। जब दूध दही के रूप में बदल जाता है तो फिर से दही को हम दूध के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। तो ठीक इसी प्रकार पाचन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। हम अच्छी अच्छी चीज़ों को खाते हैं और खाने के बाद जब वो पच जाता है, तो आप जानते हैं पचने के बाद क्या होता है। अब उस चीज़ को फिर से वो अच्छे अच्छे चीज़ जो आप खाए थे उस रूप में नहीं ला सकते हैं। इसीलिए पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। बहुत वीवीआई पॉइंट है भाई, बहुत वीवीआई पॉइंट है, याद रखेंगे। पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा जो इसमें पॉइंट है याद रखने लायक, वो ये है कि ऊर्जा की प्राप्ति। कोई अगर पूछे, कोई बंदा अगर आपसे पूछे कि पाचन से क्या होता है, पाचन से क्या होता है, तो पाचन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। क्या होती है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। पाचन से ऊर्जा की प्राप्ति होती है, याद रखेंगे। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमने यहाँ पे छोटे छोटे यहाँ पे शब्द लिखे हैं। एक है जल, विटामिन और खनिज। इसके लिखने का ये अर्थ है कि पाचन में देखिए कई चीज़ों को पचाना पड़ता है, कई चीज़ों को क्या करता है? पचाना पड़ता है। लेकिन कई चीज़ ऐसे ही बिना पचे ही वो खुद ब खुद पच जाता है, उसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जिन चीज़ों को पचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है वो क्या क्या है? तो वो है जल, विटामिन और खनिज। मैंने क्या कहा? ध्यान नहीं दिए होंगे कि मैंने कहा कि कई ऐसी चीज़ है जिसको पचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, तो वो उनमें से क्या क्या है? वो सब चीज़, तो वो है जल, विटामिन और खनिज। और कई ऐसे चीज़ है जिसको पचाना पड़ता है, तो उनमें से आप याद रखेंगे, एक है कार्बोहाइड्रेट, वसा, फैट या और क्या है? प्रोटीन। पाचन तंत्र में कार्य करने वाले जो विभिन्न भाग है ना, उसको हमने 5 भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? 5 भाग में बांटा है। अच्छा, कॉमन सेंस से आप ये भी थोड़ी सी याद रखने के लिए ये आप थोड़ा सा दिमाग में बैठा सकते हैं। पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र में 5 अंग होंगे। कितने अंग होंगे? 5 अंग होंगे भैया, 5 अंग। तो पहले नंबर पे मैंने जो रखा है मुख गुहा। क्या रखा है? मुख गुहा। अब डिफरेंस टीचर जो है इसके कई भारी नाम भी बोलते हैं और उसका अंग्रेजी भी भारी लिखते हैं। बट भैया हम ऐसे बताने वाले नहीं हैं, हम आपको ऐसा सरल एक नाम बताएंगे जो आपको याद रह जाए, तो वो है मुख गुहा। आप याद रखेंगे फर्स्ट नंबर पे क्या होता है? मुख गुहा, और उसका इंग्लिश है माउथ कैविटी। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? माउथ कैविटी। दूसरे नंबर पे जो चीज है वो है ग्रास नली। वो क्या है? ग्रास नली। ग्रास नली को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड पाइप। क्या कहते हैं? फूड पाइप। हाँ, ध्यान से सुनेंगे, ग्रास नली को क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। और तीसरा नंबर पे जो है वो है आमाशय। वो क्या है? आमाशय। और आमाशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमैक। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमैक कहते हैं। और चौथे नंबर पे जो है वो है छोटी आंत। वो क्या है? छोटी आंत। और छोटी आंत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। और बड़ी आंत को क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। पाचन तंत्र में जो पहला
जो हमारा शरीर का जो अंग काम करता है वो है मुख गुहा। पाचन तंत्र में जो पहला मेरा शरीर का अंग करता है काम, जो हम लोगों का शरीर का जो पहला अंग काम करता है ना, वो क्या है? मुख गुहा, माउथ कैविटी। आइए इसके कार्य के बारे में जानते हैं। इसके कार्य क्या है? तो मुख गुहा जो मेन रूप से जो काम करता है ना, वो क्या करता है कि पाचक रसों के साथ भोजन के सरलतम रूप में बदलना, पाचक रसों के साथ भोजन के सरलतम रूप में बदलना, ये किसका कार्य है? मुख गुहा का कार्य है भाई। किसका कार्य है? मुख गुहा का कार्य है। पाचक रसों के साथ भोजन के सरलतम रूप में बदलना, ये किसका है? मुख गुहा का कार्य है। अब याद रखेंगे ये भी बात कि हमने छोटे पॉइंट्स में यहाँ पे लिखा है कि मुख गुहा में जो मेन रूप से काम करते हैं ना, वो 3 है। कितने हैं? वो 3 है। नंबर 1 में है दांत। नंबर 1 में क्या है? दांत। यूं ही आप भोजन मुंह में लेते हैं तो सबसे जो पहला कार्य करता है वो दांत करता है, क्योंकि दांत किसी भी भोजन को एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे क्या होता है कि वो सरलतम रूप में आपका बदलना शुरू हो जाता है। और दूसरा जो है वो है जीभ। जब दांत बराबर रूप से किसी भी भोजन को काट रहा होता है ना, तो उसमें जो हेल्प करता है ना, जिस तरह से नहीं होता है कि हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ पे समझ लीजिए कि दांत का जो हेल्पिंग वर्ब का जो काम करता है ना, वो क्या करता है? जीभ करता है, जीभ। तो भोजन को जब हम लोग चबाते हैं ना, या फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते हैं, तो उसमें मदद कौन करता है? जीभ। और एक बात आपको बता दें कि सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण काम करता है वो है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि ही है जो आपके भोजन को एक सरलतम रूप में बदलता है। लार ग्रंथि के कारण ही ये जो आपके मुंह है ना, मुंह के दोनों तरफ जो ये मसल्स हैं, इसके भीतर से क्या होता है? दोनों तरफ से लार निकलते रहता है। और ये जो दांत छोटे छोटे टुकड़ों में जो आपका भोजन बांटा है ना, उसको क्या करता है? पूरी तरह से सरलतम कर देता है। यही कारण है कि लार ग्रंथि के कारण ही हम क्या करते हैं? किसी भी भोजन को आसानी से निगल पाते हैं। दूसरे नंबर पे क्या है? दूसरे नंबर पे है भोजन नली या ग्रास नली। दूसरे नंबर पे क्या है? भोजन नली या ग्रास नली, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। बड़ा आसान वर्ड है जिसे क्या कहते हैं? फूड पाइप कहते हैं। तो फूड पाइप किसे कहते हैं? कि भोजन नली मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। अब हमने क्या बताया कि भोजन नली का मेन जो काम है वो क्या है? कि भोजन नली का मेन काम ये है कि भोजन नली मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। भोजन नली मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का काम करता है। यह एक लंबी पतली मसल संरचना है। हाँ, ये भी बात आप लिखेंगे कि यह एक लंबी पतली मसल संरचना है। और इस पे मैंने जो 2 पॉइंट यहाँ पे नीचे लिख के रखा है ना, वो चित्र के द्वारा आपको ये भी समझाने का कोशिश करेंगे कि भोजन जो नली है, जिसको हम लोग फूड पाइप कहते हैं, कहाँ है भाई? यहाँ से जो पहले मैंने बोला था कि मुख गुहा से जो भोजन नली है, ये ऐसे थोड़े से बाएं होके ये भोजन नली यहाँ पे गया है, वो उसी को क्या कहते हैं? या उसको आप भोजन नली भी कह सकते हैं, उसको आप ग्रस नली भी कह सकते हैं। ये जॉइंट कहाँ से है? मुख गुहा से जॉइंट है। ये भोजन नली यहाँ से होते हुए ये आमाशय तक आया है, और आमाशय और मुख गुहा को बीच में जोड़ने का काम करता है। बीच में ये कड़ी का काम करता है। भाई किसका काम करता है? कड़ी का काम करता है। मुख गुहा और किसको? आमाशय को जोड़ने का काम करता है। कौन? भोजन नली या ग्रास नली। इसमें मैंने 2 पॉइंट्स लिखे हैं। कितने पॉइंट्स लिखे हैं? 2 पॉइंट्स लिखे हैं। पहला है संकुचन और दूसरा है उल्टी। अब ये संकुचन और उल्टी क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भोजन नली जो है, अंदर से उसकी जो आकृति होती है ना, वो संकुचन होती है। यही कारण से कभी कभी जब आप भोजन कुछ ही देर पहले जब आप
किए हुए होते हैं ना, तो कभी कभी आपको उल्टी जैसा मन करता है। क्यों 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 उल्टी जैसा मन करता है? वो इसलिए कि भोजन नली अंदर से क्या होता है, वो संकुचन होता है। आइए, तीसरे नंबर पे क्या है? आमाशय है। तीसरे नंबर पे क्या है? आमाशय है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टोमक कहते हैं। स्टोमक की आकृति आप चित्र में भी यहाँ पे स्क्रीन पे जो आ रहा है, बोर्ड पे जो आपको दिखाया जा रहा है, वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आमाशय की आकृति होती है। आमाशय का आकृति इसीलिए कहा जाता है कि यह यू आकार की मोटी दीवार वाली थैलीनुमा संरचना की होती है। कैसी होती है? यू आकार की मोटी दीवार वाली थैलीनुमा संरचना की होती है। कभी कभी कंपटीशन के एग्जाम में पूछा जाता है कि आमाशय की आकृति किस प्रकार की होती है, तो याद रखेंगे आमाशय की आकृति यू आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? यू आकार की होती है। और दूसरी बात याद रखने वाली है कि आमाशय में कि पाचक रस किस तरह का निकलता है, तो वह भी याद रखेंगे कि आमाशय में विशेष रूप से जो आमाशय की जो दीवारें होती है ना, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, ध्यान इधर शायद नहीं है, ध्यान इधर देना है। आमाशय में यानी स्टोमक में जो इसकी दीवारें होती है, यहाँ पे देखेंगे जो दीवारें होती है ना, तो इसकी दीवारों से एक तो पाचक रस निकलता है, दूसरा श्लेष्मा निकलता है, और तीसरा जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसके कारण भोजन को पचाने में बड़ा हेल्प मिलता है। भोजन को पचने में बड़ा हेल्प मिलता है। क्या क्या? आमाशय की दीवारों से जो ना पाचक रस, श्लेष्मा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है, जिसके कारण भोजन को पचने में बड़ा मदद मिलता है। दूसरा बात याद रखेंगे, ये जो हाइड्रोक्लोरिक है ना भाई, ये क्या करता है? ये जीवाणुओं को जो भोजन के अंदर जब आप खाते हैं, और जब ये आपका ये जो मुख गुहा से आपका ग्रास नली होते हुए जब आमाशय में पहुंचता है, तो उस भोजन में कई प्रकार के जीवाणु भी चले जाते हैं। तो ये जीवाणुओं को नष्ट करने का भी काम करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है भाई। कौन? आमाशय क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी क्या करता है? नष्ट करता है। जीवाणुओं को भी क्या करता है? ये नष्ट करता है। याद रखेंगे, आमाशय क्या करता है? भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को भी नष्ट करता है। पाचन तंत्र में जो मेन रोल जो अदा करते हैं ना, वो चौथे नंबर के छोटे आंत करते हैं, जिसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये इससे जुड़े हुए जितने भी पॉइंट्स आप देख रहे हैं ना, सभी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही वीवीआई भाई। तो आइए एक के बाद एक सभी को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले पॉइंट में हमने जो लिखा है कि छोटी आंत की जो लंबाई होती है ना, छोटी आंत की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होती है। और दूसरे पॉइंट में जो हमने लिखा है वो इसकी आकृति, यानी कि छोटी आंत की जो आकृति होती है ना, वो कुंडलित संरचना की होती है। आपने बायोलॉजी में बार बार ये चीज पढ़ा होगा कि कुंडलित आकृति। तो कुंडलित आकृति है क्या? यानी कि कुंडलित कहे तो गोल जैसी संरचना। कैसी? गोल जैसी संरचना। सिंपल बात याद रखिए ना भाई, सिंपल बात कि कुंडलित मीन्स क्या होता है कि गोल जैसी संरचना। तो छोटी आंत की जो संरचना होती है वो कुंडलित संरचना यानी कि गोल जैसी होती है। कैसी होती है? गोल जैसी होती है भाई। और तीसरे पॉइंट में जो हमने लिखा है वो है पाचक रसों का सरावन। अब छोटी आंत में जो पाचक रसों का जो सरावन होता है ना, वो 3 भाग से होता है। कितने भाग से? 3 भाग से। पहला है यकृत, दूसरा है अग्नाशय, और तीसरा है छोटी आंत की खुद की दीवार से। तो 3 भाग से पाचक रसों का इसमें सरावन होता है। वो था पाचन तंत्र का जो लास्ट अंग है वो बड़ी आंत है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? लार्ज
लार्ज इंटेस्टाइन। क्या कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। अब है कि इसकी जो मैं व्याख्या करूंगा ना वो छोटे आंत की अपेक्षा करूंगा, याद रखिएगा। अब है कि छोटे आंत की अपेक्षा जो बड़ी आंत है ना उसकी लंबाई क्या होती है? छोटी होती है। यानी कि सिंपल सा बात है भाई, सिंपल सा बात है। छोटी आंत से बड़ी आंत क्या होती है? छोटी होती है। यानी कि छोटी वाला ही बड़ी और बड़ा वाला ही क्या होता है? छोटा होता है। यानी कि बड़ी आंत छोटी आंत की अपेक्षा लंबाई में क्या होती है? छोटी होती है। क्यों छोटी होती है? क्योंकि बड़ी आंत की जो लंबाई है ना वो मात्र 1.5 मीटर होता है। और आपको याद होगा जब हम छोटी आंत के बारे में बता रहे थे तो हमने आपको बताया था कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 6 से 7 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर होती है, जबकि बड़ी आंत की जो लंबाई है ना वो सिर्फ 1.5 मीटर होती है। इसीलिए छोटी आंत की अपेक्षा बड़ी आंत जो है वो छोटी होती है। दूसरी बात इसमें ध्यान देने वाली है, मैंने जो यहाँ पे लिखा है आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं कि इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है। किसका? इसके द्वारा अपचित भोजन से जल और कुछ लवणों का किसका जल और कुछ लवणों का अवशोषण होता है, और शेष जो बाकी जो भोजन है ना वो ठोस के रूप में मल द्वार के द्वारा निकल जाता है।